प्लेस ऑफ सप्लाई। क्वेश्चन बोलता है प्रारंभ लिमिटेड महाराष्ट्र प्रोवाइड्स सपोर्ट सर्विसेज टू फॉरेन कस्टमर्स इन रिलेशन टू प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। अच्छा, कोई प्रारंभ लिमिटेड करके हैं ये, और ये अपने कुछ फॉरेन कस्टमर्स को सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। ये फॉरेन है, यहां के कस्टमर लोगों को चाहिए होता है, इंडिया से कुछ खरीदना होता है, प्रोक्योरिंग गुड्स फ्रॉम इंडिया। तो यहां पर जितने भी वेंडर लोग हैं, जो सामान बेचने वाले व्यक्ति हैं ना, तो उनसे इनका परिचय करवाता है। प्रारंभ लिमिटेड इन लोगों से फॉरेनर्स का परिचय करवाता है। कैसे भला? द कंपनी यानी कि प्रारंभ लिमिटेड आइडेंटिफाई द प्रोस्पेक्टिव वेंडर, रिव्यूज प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्राइसिंग, देन शेयर द वेंडर डिटेल टू द फॉरेन कस्टमर। वो क्या करते हैं कि इंडिया में जो वेंडर्स हैं उनके प्रोडक्ट का नाम क्या है, क्वालिटी क्या है, रिव्यूज क्या है, अच्छा है बुरा है, जो भी है, जो पब्लिक रिव्यूज हैं उनके साथ में डिटेल्स प्रोवाइड कराता है फॉरेन कस्टमर्स को। द फॉरेन कस्टमर्स देन डायरेक्टली, और जब वो कस्टमर, वो फॉरेन जो लोग हैं, वो अपना जब देखते हैं कि भाई कौन से वेंडर से माल खरीदना है, तो डायरेक्टली आपस में बातचीत कर लेते हैं। तो जो भी डिटेल्स दी जा रही है इस प्रारंभ लिमिटेड के द्वारा इन कस्टमर्स की, वेंडर्स की, तो इसके लिए यहां से इनको कमीशन अपना मिलता है। तो सप्लायर बेसिकली ये हो गया, और रेसिपिएंट हो गए इसके ये, यानी कि ये पी लिमिटेड की सर्विसेज फॉरेन क्लाइंट्स ले रहे हैं। द फॉरेन कस्टमर्स देन डायरेक्टली प्लेस परचेज ऑर्डर ऑन द इंडियन वेंडर फॉर परचेज ऑफ द स्पेसिफाइड सप्लाई। प्रारंभ लिमिटेड चार्जेस टू इट्स फॉरेन कस्टमर कॉस्ट प्लस 10% मार्कअप। जो भी इनकी कॉस्ट अपनी आती है, उस कॉस्ट में 10% का मार्कअप ऐड करके जो भी बनता है, ये उसे चार्ज अपने वहां से कर लेते हैं। फॉर द मंथ ऑफ जून द कंपनी हैज चार्ज्ड $1,87,000 एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। इतना कंसिडरेशन अपने फॉरेन कस्टमर से चार्ज किया है टू इट्स फॉरनर विद रिस्पेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ। आप बताइए कि यहां पर क्या लगाया जाएगा। जीएसटी का रेट अगर 18% है और एक्सचेंज रेट 53 का है, तो सीन कैसा होगा? भाई साहब लिंकेज कर लो, क्या दिक्कत है? पहली बात, इनके बीच में जो घटना हो रही है, क्या ये घटना एक सर्विस है? हाँ सर, सर्विस है। नंबर 2, क्या ये घटना एक सप्लाई भी है? एक्टिविटी फॉर ए कंसिडरेशन 1% टू 100%। हाँ सर, ये ऐसे करके आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी वेल डन। आगे आ जाओ जरा भाई। सप्लाई के बाद इसका ओरिजिन क्या है? सर ओरिजिन तो दिल्ली है, मतलब ये दिल्ली मान लो उसको, माननी महाराष्ट्र है। दिल्ली कहां से आ गया? ये ओरिजिन तो महाराष्ट्र आ गया सर इसका, तो ये आ गया जी महाराष्ट्र। भाई साहब इसका डेस्टिनेशन क्या है साहब? सर जो डेस्टिनेशन है इसका, वो क्या निकल कर आएगा डेस्टिनेशन? तो डेस्टिनेशन कौन से सेक्शन में निकलेगा? वन ऑफ द पार्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है, तो सेक्शन नंबर 13 लगेगा। सर्विस की बात हो रही है और एक पार्टी इंडिया के बाहर है, तो सेक्शन नंबर लगेगा भाई साहब यहां पर आकर 13। 13 के अंदर कौन सा लगेगा? तो 13 के अंदर मैं आपको बताऊं, ये एक प्रकार से इंटरमीडिएरी की सर्विस दे रहा है, दो लोगों को मिलाने का काम कर रहा है, बिचौलिया गिरी यहां पर ये कर रहा है। तो जो इंटरमीडिएरी की सर्विस है वो कहां आती थी? याद करो, स्पेसिफाइड सर्विस आपकी आया करती थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिया में जो विदेशी प्रोडक्ट की या विदेशियों के लिए जो मार्केटिंग एजेंसीज हैं जो काम कर रही हैं, जो इंटरमीडिएरी बिचौलिया वाला काम कर रही हैं, तो उनके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई होता है सप्लायर की लोकेशन। बैंकिंग कंपनी के लिए, इंटरमीडिएरी के लिए, हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अप टू 1 मंथ, इनके लिए जो सप्लायर की लोकेशन है वो यहां पर कंसिडर की जाती थी, ताकि इनके मिलने वाले कमीशन पे जीएसटी लगाया जा सके। तो डेस्टिनेशन भी सेक्शन नंबर 13 के मुताबिक 13(8) था शायद, जहां तक मुझे ध्यान है। हालांकि सब सेक्शन लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी जहां तक मुझे याद है 13 का 8 था जी। तो उसके देख लें एक बार, सांच को आंच क्या। थर्टीन का ये आ गया, 13 का 8 ही था साहब, 13 का 8 ही था जिसमें बैंकिंग सर्विसेज, इंटरमीडिएरी की सर्विसेज और हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इस समय हम यहां पर है इंटरमीडिएरी की सर्विस, तो जो सप्लायर ऑफ सर्विस है उसकी जो लोकेशन है वो आपकी यहां पर कंसिडर कर ली जाती है। ठीक है ना? हाँ सर एकदम ठीक है। तो चलो भाई आगे। अब ठीक है तो चलो
अब रुकना किस चीज के लिए है? ठीक है सर जी, अरे कहाँ है, आजा, ये रहा। तो ये करके तो यहां पर इसकी लोकेशन ये भी महाराष्ट्र ही निकल के आएगी, ओरिजिन डेस्टिनेशन दोनों महाराष्ट्र में है, इसलिए ये घटना आपकी इंट्रा स्टेट बना दी जाएगी, जहां पर कि CGST और SGST लगाया जाएगा। उसके बाद टैक्सेबल पर्सन कौन बनेगा? हेडिंग में आंसर लिखा जा सकता है 1 by 1। टैक्सेबल पर्सन यहां पर बनेगा जो सप्लायर है, क्योंकि यहां पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगाया जाएगा, RCM की बात नहीं करेंगे। एग्जम्पशन है क्या? नहीं, इस वाली सर्विस पर कोई किसी प्रकार की एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं है। कंप्यूटेशन कैसे करोगे? 187 का यहां पर प्राइस दिया हुआ था, 53 की मल्टीप्लाई इसके अंदर हम कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा उसमें 9% का CGST और 9% का SGST ऐसे करके प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन कर दी जाएगी। तो क्वेश्चन आसान था और सेक्शन 13 पर ये बेस्ड रहा, सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 पर ये आपका बेस्ड रहा। राइट, यस सर। आगे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस in the light of place of supply provision contained in IGST Act. The Quick Heal अहमदनगर गुजरात के हैं ये, opens a new branch office in हिसार। अच्छा, मतलब इनका हेड ऑफिस जो है वो गुजरात में है और न्यू ब्रांच खोल रहे हैं अपनी हिसार में, यहां इनका ब्रांच ऑफिस खुलने वाला है। इट परचेज अ बिल्डिंग फॉर ऑफिस फ्रॉम रूहानी बिल्डर्स, ऑफिस के लिए एक बिल्डिंग भी परचेज करी है। तो इस पर तो बिल्डिंग पे तो GST आएगा नहीं, क्योंकि कंप्लीट बिल्डिंग है और बिल्डिंग की जो सेल परचेज होती है वो आपकी सप्लाई की कैटेगरी में नहीं आती, ना सप्लाई ऑफ सर्विस है ना सप्लाई ऑफ गुड्स होती है। अलॉन्ग विद द प्री इंस्टॉल्ड ऑफिस फर्नीचर्स, हाँ, जो ऑफिस फर्नीचर के लिए पैसे गए होंगे वो निश्चित तौर पर GST के दायरे में आएंगे। डिटरमिन द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर प्री इंस्टॉल्ड, ये तो यहां पर जो सप्लायर है वो आ गया जी अपना, यहां पे जो रेसिपिएंट है वो मतलब इसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा वो क्या बनाया जाएगा, वो प्लेस ऑफ सप्लाई पूछ रहा है। यहां गुड्स की बात कर रहे हैं या सर्विस की बात कर रहे हैं? सर यहां पर बात कर रहे हैं हम लोग एक गुड्स की बात कर रहे हैं। तो गुड्स में सेक्शन 10 या 11, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मामला है तो सेक्शन नंबर 11 लगाया जाता है, और अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात नहीं तो सेक्शन नंबर 10 यहां पे लगाया जाता है। 10 के अंदर क्या है, क्या गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, जो फर्नीचर है वो वहीं पर अपनी जगह रहेगा, गुड्स का कोई मूवमेंट यहां पर नहीं करवाया जा रहा है। ठीक है, ना ही ये बिल्ड टू शिप टू मॉडल है, तो 10(1)(c) इसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, और जहां पर गुड्स की लोकेशन है वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बना दिया जाएगा। गुड्स की लोकेशन थी हिसार, तो हिसार ही इसका यहां पर आकर प्लेस ऑफ सप्लाई बना दिया जाएगा। जो आधा GST है वो हरियाणा सरकार के को हिसार यानी कि हरियाणा सरकार को दे दिया जाएगा। आगे बात करते हैं सुप्रा इवेंट्स एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एट न्यू दिल्ली। ओके जी, क्या कह रहे हैं? ऑर्गेनाइज एन अवार्ड फंक्शन, ठीक है, फॉर चिराग डायमंड्स मर्चेंट ऑफ बनारस। अच्छा, बनारस वालों के लिए नई दिल्ली का सप्लायर है और रेसिपिएंट है आपका यहां पर बनारस का, यूपी का, एट मुंबई। अच्छा, इवेंट कहां हुई है? इवेंट हुई है मुंबई के अंदर। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डिटरमिन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाइड बाय सुप्रा इवेंट, मतलब इवेंट ऑर्गेनाइजर की सर्विस है। पहले बताओ 10-11 लगेंगे, अब गुड्स की बात है सर्विस की? सर बात सर्विस की है, तो 12वां या 13वां? ऑल द पार्टीज लोकेटेड इन इंडिया, सेक्शन नंबर 12 लगेगा। 12 के अंदर जो इवेंट की बात करते हैं, एक फ्रंट एंड आती है टिकट वाली, एडमिशन वाली, और एक बैक एंड पे आती है, ये बैक एंड वाली है। बैक एंड के संबंध में 2 बातें होती हैं, B2B है, क्रेडिट मिल जाना है तो ठीक है, और रेसिपिएंट की लोकेशन, और अगर क्रेडिट नहीं मिलना है तो फिर सब जो वहां पर इवेंट हो रही है उसी को अपना कंसिडर किया जाता है। ठीक है, बोलते हैं क्या भला? तो सप्लायर की लोकेशन इसमें आगे नई दिल्ली, तो ओरिजिन तो आपका दिल्ली निकल के आएगा, और जहां तक सवाल है डेस्टिनेशन का, प्लेस ऑफ सप्लाई का, तो वो निकल के आएगा। अब ये बताया कि नहीं बताया कि रजिस्टर्ड है कि नहीं है भाई साहब? डायमंड मर्चेंट रजिस्टर्ड इन यूपी, रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है तो ट्रांजैक्शन आपकी B2B है, और B2B होने के कारण रेसिपिएंट की लोकेशन आएगी। रेसिपिएंट की लोकेशन का मतलब यूपी निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे बोलते हैं, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द अवार्ड फंक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इन मॉरिशस इंस्टेड ऑफ मुंबई? क्योंकि दोनों पार्टीज, एक दिल्ली की एक यूपी की है, और इवेंट जा रहा है मॉरिशस के अंदर, तो इसको हम यू टर्न देने की बात कही थी कि इसको रेसिपिएंट की लोकेशन पे लाके पटक दिया जाएगा। तो ये भी, इसका भी जो आंसर होगा वो यूपी बनारस ही होगा। दोनों केस में आंसर आपका यूपी बनारस ही निकल कर आएगा। इज इट ओके? यस सर। आगे, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर गुड्स आर रिमूव्ड?
अगर गुड्स रिमूव हो रहे हैं, उसका मूवमेंट अगर हो रहा है, तो 10(1)(a) के मुताबिक जहां पर उसकी डिलीवरी टर्मिनेट होती है वहां पर इसका प्लेस ऑफ सप्लाई बना दिया जाता है। ठीक साहब। क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट सप्लाईज? अरे ये तो प्लेन क्वेश्चन है यार, सेक्शन 7 और 8 पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इफ द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू ए पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ ए थर्ड पर्सन। मतलब ये आ गया आपका बिल टू शिप टू मॉडल के अंदर क्या होगा, 10(1)(b) यहां पे लगाया जाएगा, और जो मिडिल मैन था, जो बीच वाला व्यक्ति था, तो जहां उसकी ऑफिस है, जहां उसकी लोकेशन है, वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई बिल टू शिप टू मॉडल के अंदर बनाया जाता है एज पर सेक्शन 10(1)(b). अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बेहतरीन तरीके से हो तो क्वेश्चन जैसा मर्जी आ जाए, आंसर फटाफट से किया जा सकता है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। भाई साहब, इसी के आधार पर यह तय किया जाता है कि बैलेंस 50% कौन से वाले स्टेट को दिया जाएगा। इसी से हम लोग ये देख के चलते हैं, क्योंकि हम डेस्टिनेशन प्रिंसिपल को फॉलो करके चलते हैं। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर द गुड्स और सर्विसेज आर सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस। अगर ऑन बोर्ड या कन्वेंस सप्लाई की जाती हैं, तो देखिए गुड्स के मामले में सेक्शन नंबर 10(1)(e) जो आखिरी वाला था वो काम करता है, और ऑन बोर्ड सर्विस जो आपकी आती हैं सर्विस के मामले में, वहां पर सेक्शन नंबर 12 आपका लगता है, और अगर वन ऑफ द पार्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया है तो सेक्शन नंबर 13 लगा दिया जाएगा। लेकिन सब में प्रोविजन एक ही जैसा था कि जहां से जो आपका कन्वेंस है, जहां से कन्वेंस की यात्रा शुरू होती है, पैसेंजर की नहीं, कन्वेंस की यात्रा जहां से शुरू होती है, वहां पर ऑन बोर्ड सर्विस को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़े मालिक। हाँ सर जी, बढ़ जाइए। आगे बोलते हैं, मिस्टर महेंद्र गोयल एन इंटीरियर डेकोरेटर हैं, प्रोवाइड्स प्रोफेशनल सर्विसेज टू हरीश जैन इन रिलेशन टू 2 ऑफ हिज इमूवेबल प्रॉपर्टीज। मतलब सप्लायर कौन है? महेंद्र गोयल जी सप्लायर हैं, और हरीश जी यहां पर रेसिपिएंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। कहां के हैं, कुछ बताया है? नहीं। इमूवेबल प्रॉपर्टीज के संबंध में सर्विस है। डिटरमिन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन द ट्रांजैक्शन बिलो इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। 2 केस बनाए गए हैं। महेंद्र गोयल दिल्ली के हैं, और जो रेसिपिएंट है हरीश जी वो मुंबई के हैं। सप्लायर ये रहा, रेसिपिएंट ये रहे, और जो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वो आपकी न्यूयॉर्क में जा रही है। भाई साहब, दोनों बागड़ बिल्ले यही हैं। सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 3 यहां पे लगा दिया जाएगा। उसमें एक बात दी हुई है कि अगर दोनों बागड़ बिल्ले यहीं पर हैं, लेकिन फिर भी वो इंडिया के बाहर जा रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई, तो उसे यू टर्न दे दिया जाएगा और उसे रेसिपिएंट की लोकेशन पे लाके पटक देंगे। तो यहां पर मुंबई यानी कि महाराष्ट्र आपका प्लेस ऑफ सप्लाई पहले वाले क्वेश्चन के आंसर में निकल के आना चाहिए। ठीक है जी। यस सर, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट यानी कि महाराष्ट्र आपका निकल के आ जाएगा। आगे बात करता है, दिल्ली सप्लायर है, लोकेशन इसकी यहां पे न्यूयॉर्क में है और पेरिस में बन रही है बिल्डिंग। तो चूंकि वन ऑफ द पार्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया है, तो सेक्शन नंबर 13 लगाया जाएगा, और 13 के अंदर सिर्फ एक ही प्रोविजन है, बाकी कुछ है ही नहीं, कि जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड हो। तो इस मामले के अंदर जो पेरिस फ्रांस है, वहां पर आपका ये प्लेस ऑफ सप्लाई निकलकर आ जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। पहले वाले में मुंबई महाराष्ट्र आया और दूसरे वाले में पेरिस निकलकर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इज द लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है। सपोज अ रोड इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई कवरिंग मल्टीपल स्टेट, व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस। 12(3) के मुताबिक देखकर चलेंगे, और 12(3) के अंदर बोलते हैं कि वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, ऐसा करके वहां पर बोला जाता है। और साथ में यह भी बोला जाता है कि अगर ये मल्टीपल स्टेट के अंदर फॉल कर रही है तो इसको हम प्रपोर्शनेट करके चलेंगे। प्रपोर्शनेट के लिए आईजीएसटी रूल्स भी हमें थोड़ी सी सलाह देकर चलते हैं, और मेरे हिसाब से चूंकि कंस्ट्रक्शन सर्विस की बात कर रहे हैं, तो यहां पर जो जितना जिस स्टेट में एरिया कवर किया जाएगा, मैंने पेरीफेरल रोड का एग्जांपल दिया था, उन्होंने दिल्ली बॉम्बे का एग्जांपल दिया है, फर्क बस इतना सा है माय डियर। तो एरिया के हिसाब से उसको किलोमीटर के हिसाब से डिवाइड कर लेंगे और एक रेशियो बनाकर हर एक स्टेट के अंदर वैल्यू को डिवाइड कर दिया जाएगा। ये आपका 9वां प्रश्न। उसके बाद 10वां क्वेश्चन आता है, कुछ तुम भी कर लो। वाई डज जीएसटी लॉ प्रोवाइड सेपरेट रूल्स
फॉर प्लेस ऑफ सप्लाई विद रिस्पेक्ट टू B2B और B2C। B2B और B2C के लिए अलग अलग नियम कानून क्यों हैं, कितनी बार दोहराया है। B2B के अंदर रेसिपिएंट को आईटीसी मिलने के चांस होते हैं, इसलिए वहां पर आकर बोलता है कि रेसिपिएंट की लोकेशन लेके चलो, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू प्रैक्टिकली नहीं मिल रहा होता है। B2C जो ट्रांजेक्शन होती हैं वहां पर गवर्नमेंट को प्रैक्टिकली रेवेन्यू मिल रहा होता है। मान लीजिए यहां पर एक रजिस्टर्ड पर्सन है, यहां से एक रजिस्टर्ड पर्सन है, फिर एक ये रजिस्टर्ड पर्सन है और ये आपका एंड यूजर है, ये एंड यूजर है, तो ये B2B कही जाएगी, ये आपकी B2B कही जाएगी और ये आपकी B2C कही जाएगी। यहां जितना टैक्स जाएगा ये क्रेडिट बुक कर लेगा, यहां जितना जाएगा ये क्रेडिट बुक कर लेगा और यहां जितना जाएगा उसका क्रेडिट बुक नहीं हो पाएगा और यहां पर आकर सरकार की नेट आमदनी बनेगी। तो जब तक ये ट्रांजैक्शन आपकी नहीं आ रही होती है तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रेसिपिएंट की लोकेशन बनाते चलता हूं और क्रेडिट आराम से बुक करवाता चलता हूं। असल में ट्रांजैक्शन ये होती है B2C, यहां पर आकर रेवेन्यू की प्राप्ति सरकार को होती है और इसके लिए बड़ी वो कॉन्शियस माइंड से रह के चलती है। ठीक है जी, वो वाली बात आपकी यहां पर आ जाती है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। In respect of B2B transactions, the taxes are taken as credit by the recipient. Two such transactions are just passing through. तो इसलिए ट्रांजैक्शन जस्ट पासिंग थ्रू वाली है कि गया और आया, गया और आया, तो पासिंग हो रही है और कुछ नहीं है। GST collected on B2B supplies effectively creates a liability for the government and an asset of the recipient. पैसा पहुंचेगा सही, लेकिन जैसे सामने वाला व्यक्ति क्रेडिट बुक करेगा तो जो टैक्स पेयर है उसके लिए एसेट हो गई और सब गवर्नमेंट के लिए वो लायबिलिटी के रूप में क्रिएट हो जाती है। कोई भी चीज अगर मेरे लिए एसेट है तो आपके लिए लायबिलिटी पक्का क्रिएट हो जाएगी। In as much as the recipient is entitled to use the ITC for payment of future taxes. ठीक है जी, तो सरकार को जो फ्यूचर में टैक्स मिलने वाले थे आईटीसी की वजह से अब वो नहीं मिल पाएंगे और पैसे का ना आना भी पैसे का जाना ही होता है एक प्रकार से, तो गवर्नमेंट का वो लॉस है जितना गवर्नमेंट दे रही है। फॉर B2B ट्रांजैक्शंस द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट टेक्स केयर इन ऑलमोस्ट ऑल सिचुएशंस, मतलब लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ही ली जाती है। एज फर्दर क्रेडिट इज टू बी टेकन बाय द रेसिपिएंट, द रिसीट रेसिपिएंट यूजुअली फर्दर सप्लाई टू अनदर पर्सन, मतलब सास भी कभी होती। अब जो रेसिपिएंट है कहीं ना कहीं तो एंड यूजर को दे रहा होगा ना, तो यहां जब एंड यूजर की बात आएगी ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू बनेगा और इस वाली ट्रांजैक्शन को हमने बहुत ही अच्छे से देखकर चलना होता है। ठीक है सर। In respect of B2C transaction, the supply finally consumed and taxes paid actually come to the government. तो वास्तविकता में गवर्नमेंट के पास में आते हैं, इसलिए B2B और B2C के दोनों के प्रोविजंस यहां पर अलग अलग दिए हुए हैं। राइट, यस सर। बाबू आगे क्या है, आगे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर आकर, व्हाट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। देखिए भाई साहब, अगर आप सेक्शन नंबर 12 की बात करके चल रहे हैं तो वहां पर मैं आपको बता दूं कि जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, अगर B2B की बात कर रहे हो तो रेसिपिएंट की लोकेशन आएगी, अगर B2C की बात कर रहे हो तो जहां पर इवेंट रखी गई है उसकी बात वहां पर कर दी जाएगी। राइट। उसके बाद में आगे बोलता है, ये 12 के 7 में आता है जी, इवेंट ऑर्गेनाइजर की जो सर्विस है 12 के 7 में कंसिडर करी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मूर्ति एन अनरजिस्टर्ड पर्सन रेजिडेंट ऑफ पुणे hires the services of Sun Limited, an event management company in Delhi, for organizing of the new product launch in Bangalore। मतलब क्या कि एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, सप्लायर पुणे का है, सप्लायर पुणे का था, नहीं रेसिपिएंट जो था वो पुणे का था जी। अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड रेजिडेंट ऑफ पुणे हायर्स द सर्विस ऑफ सन लिमिटेड एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इन दिल्ली फॉर ऑर्गेनाइजिंग। दिल्ली का सप्लायर है, पुणे का रेसिपिएंट है, अनरजिस्टर्ड है। फॉर ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द न्यू, मतलब ट्रांजैक्शन दिख रही है जो B2C ट्रांजैक्शन है बेसिकली, फॉर ऑर्गेनाइजिंग ऑफ द न्यू प्रोडक्ट लॉन्च इन बेंगलोर, और जो प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है वो जो इवेंट होगी लॉन्चिंग की वो बेंगलोर में की जाएगी। तो बताइए, डिटरमिन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइड बाई सन लिमिटेड। अगर B2C ट्रांजैक्शन तो वेयर द इवेंट इज कंडक्टेड और लोकेटेड वहां पर आएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या निकल के आएगा साहब? सर पहले वाले का आंसर निकल के आएगा लाइक यहां पर बेंगलोर निकल के आएगा। पहले वाले का आंसर फाइनली बेंगलोर निकल के आएगा। ये रहा बेंगलोर। ठीक है, क्योंकि B2C है तो रेसिपिएंट चाहे कहीं का भी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो क्रेडिट लेने की स्थिति में नहीं है। व्हाट वुड योर आंसर बी इन केस ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च टेक्स केयर इन बैंकॉक
अगर इंडिया के बाहर होता है तो क्या करोगे? अगर वो इंडिया के बाहर चला जाता है तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी बाहर चला जाएगा, परंतु चूंकि यहां पर दोनों बागड़ बिल्ले बैठे हुए हैं। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी और इवेंट, दो केस में यूटर्न वाली बात बताई जाती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी और इवेंट वाले में दो सिचुएशंस में यूटर्न की बात करी जाती है। तो चूंकि दोनों बागड़ बिल्ले सप्लाई रेसिपिएंट, एक दिल्ली का एक पुणे का, और वो जा रहा प्लेस ऑफ सप्लाई बाहर जा रहा है, उसे घसीट के रेसिपिएंट की लोकेशन पे ले आते हैं। और रेसिपिएंट की लोकेशन क्या निकल के आ रही है मालिक? सर वो निकल के आ रही है पुणे। तो क्या यहां पर आंसर आपका पुणे आएगा? यस, दूसरे में आंसर आपका पुणे आ जाता है। तीसरी बात करते हैं, व्हाट वुड योर आंसर बी इन केस मिस्टर मूर्ति इज ए रजिस्टर्ड पर्सन एंड द प्रोडक्ट लॉन्च टेक्स प्लेस इन बेंगलोर एंड बैंकॉक। ओहो, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है, ट्रांजैक्शन B2B है, तो B2B में कोई मुझे प्रपोर्शनेट नहीं करना होता है। कोई जरूरत नहीं भाई साहब, ये प्रपोर्शन भाई साहब B2C में, हाँ कोई जरूरत नहीं मुझे। तो B2B में तो रेसिपिएंट की लोकेशन आएगी, रेसिपिएंट की लोकेशन यहां पर पूना है, तो इस वाले केस के अंदर भी हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो पूना ही निकल के आएगा। लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट यहां निकल के आ जाएगी और अकॉर्डिंगली बात हम करके चलेंगे, यानी कि पूना यहां पर फाइनली आंसर अपना निकल के आ जाएगा। इज इट ओके? हाँ सर जी ओके है। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बातें 12(8) में करी जाती है। उसमें बोलता है B2B, तो रेसिपिएंट की लोकेशन B2C है, तो जो लोड पॉइंट होता है वहां पे बात करी जाती है। ठीक है जी। एंड अगर आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो लाइक उसके अंदर अगर वो इंडिया के बाहर अगर डेस्टिनेशन जा रहा है तो वहां पर फिर जहां गुड्स का डेस्टिनेशन होगा वहीं पर सर्विस का भी डेस्टिनेशन मान लिया जाता है। इंटरनेशनल मामले के अंदर जहां गुड्स का डेस्टिनेशन होगा, इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, जो मर्जी केस हो, तो जहां गुड्स का डेस्टिनेशन वहीं पर सर्विस का डेस्टिनेशन भी मान लिया जाता है। किंग साइज एयरलाइंस हैज इश्यूड अ टिकट और पास टू सक्सेना, द विनर ऑफ एनुअल लकी ड्रॉ फॉर ट्रेवलिंग एनीवेयर, डिटरमिन द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहां पर एक एयरलाइन ने एक लकी टिकट दिया है कि आप कहीं भी जा सकते हो। अब ये नहीं पता भाई साहब बैठेगा कहां से। 12(9) के मुताबिक नॉर्मली क्या होता है, जो भी आपका बोर्डिंग प्लेस होगा जहां से आप बैठते हो, जहाज में चढ़ते हो, वो निकल के आता है। लेकिन यहां पर तो पता ही नहीं भाई साहब एम्बार्केशन प्लेस क्या है। तो वैसे हालात के अंदर से 12(2) के अंदर हम लेकर चले जाएंगे और रेज्यूटरी प्रोविजन की तरफ इसे मूव करा दिया जाएगा, जहां पर रेसिपिएंट की लोकेशन पता है तो, और अगर नहीं पता है तो फिर वहां पर हम क्या करते हैं मालिक, सप्लायर की लोकेशन पर लौटकर आ जाते हैं। ठीक है, यस सर। 15वां क्वेश्चन आसान, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप करेंगे खुद से, ये भी आसान है आपका। 15-16 छोटे छोटे थियोरिटिकल क्वेश्चंस हैं आपके ये। मैं कराता हूं आपको 19वां क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा सा दिखाई दे रहा है। मिस्टर जेड अ सप्लायर रजिस्टर्ड इन हैदराबाद तेलंगाना प्रोक्योर goods from China, अच्छा, goods from China and supply the same to customer in US। चाइना से सीधा US माल भेज दिया भाई साहब, क्या बात है, बाहर से बाहर ही। With reference to the provision of GST law, examine whether the supply of goods by Z in US is interstate या इंटरस्टेट। क्या कहा जाएगा? ये देखिए यहां पर जिसको कमीशन आएगा वो बाहर से आएगा, इसका जो रेसिपिएंट है वो बाहर है और बंदा यहां दिल्ली के अंदर है। तो सप्लायर टीटी में है और जो रेसिपिएंट जहां से कमीशन आएगा ये इंटरमीडिएरी है, बेसिकली वो एनटीटी में है। ये बंदा एक प्रकार से इंटरमीडिएरी की भूमिका में है, जिसमें दो पार्टीज को गुड्स के लिए ये मिला रहा है। तो ऐसे हालात के अंदर चूंकि वन ऑफ द पार्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया है, सेक्शन नंबर 13 लगा दिया जाएगा। और 13 के अंदर भला क्या बात करी जाएगी मैं आपको बताऊं। 13 के अंदर जब इंटरमीडिएरी की बात करते हैं तो वहां पर वो बोलता है साहिब कि लोकेशन ऑफ सप्लायर, तो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई भी ओरिजिन की प्लेस पर ही आ जाएगा, यानी कि हैदराबाद तेलंगाना में ही आ जाएगा और सप्लाई आपकी इंट्रा स्टेट बनाई जाएगी। मतलब दिखने में तो प्राइमा फेसी इंटरनेशनल दिख रही है, लेकिन इसे इंट्रा स्टेट यहां पर बनाया जाएगा। ठीक है ना सर? हाँ सर एकदम ठीक है। पर सर ये तो सप्लाई ही नहीं है। हाँ ये बात तो देखी नहीं हमने, ये तो सप्लाई नहीं है। अरे मेरे मुन्ना मेरे बच्चा, जो गुड्स था ना, गुड्स वो सप्लाई नहीं है, जो गुड्स था वो सप्लाई नहीं है। लेकिन जो इस बंदे की जो ये इंटरमीडिएरी की जो सप्लाई है, जो सर्विस की सप्लाई है, जो गुड्स का मूवमेंट हुआ वो तो सप्लाई ही नहीं है। लेकिन इस बंदे को जो कमीशन मिलेगा वो वाली जो सर्विस की सप्लाई है
वो आपकी फॉल करेगी यहां पर आकर। तो ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय जेड, जेड कहां है, import in terms of so and so such activity is not a supply of goods or service as per schedule number 3, ये तो बात हो गई। बट ये तो रही बात गुड्स की, ठीक है। बट यहां पर आकर जो इनका क्या बोलते हैं, सर्विस ऑफ मिस्टर जेड है, मिस्टर जेड है, वो यहां पर आकर मालिक एक सर्विस कही जाएगी, और चूंकि वो एक इंटरमीडियरी है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई भी HYD हैदराबाद ही रखवाया जाएगा, और अकॉर्डिंगली वहां पर बात करी जाएगी। ठीक सर, हैदराबाद, और इसका ओरिजिन भी हैदराबाद ही था। HYD में सप्लाई की, सर्विस की बात कर रहा हूं। गुड्स वाली घटना, गुड्स वाली जो घटना है वो तो आपकी है ही नहीं, सप्लाई ही नहीं है, तो इसको इस प्रकार से हम लोग इंट्रा के नाम से जानकर चलेंगे। ठीक मालिक, आगे बढ़िए, क्या बोलता है, आगे बोलता है जी जी RST इनकॉर्पोरेशन कॉर्न चिप्स मैन्युफैक्चरर कंपनी है, बेस्ड इन USA, इंटेंड्स टू लॉन्च इट्स प्रोडक्ट इन इंडिया। एक कॉर्न चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अमेरिका की है, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है इंडिया में। अच्छा, बाहरी लोग अपना प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च करना चाहती है। हाउएवर द कंपनी विश टू नो द टेस्ट, लेकिन उसे इंडियन का टेस्ट नहीं पता, भाई साहब ये कैसा पसंद है, सेंसिबिलिटी मतलब ज्यादा मिर्ची वाला, कम मिर्ची वाला, ज्यादा नींबू वाला, कौन सा टेस्ट क्या है इनका एग्जैक्टली, बिफोर लॉन्चिंग इट्स प्रोडक्ट इन इंडिया, तो टेस्ट जानना चाहते हैं। फॉर दिस पर्पज RST इंक्लूडिंग incorporation has approached ABC consultant Mumbai to carry out a survey in India to enable to make changes if any in its product to suit Indian taste। तो यहां पर एक सर्वे बेसिकली करवाया गया है, एक ओरल सर्वे बेसिकली यहां पे करवाया जाता है। द सर्वेस टू बी सोली बेस्ड ऑन ओरल रिप्लाईज, ऐसा नहीं कि मान लो कि जो उनके कॉर्न चिप्स थे कि भाई चिप्स के पैकेट आए हो, खिला खिला के पूछ रहे हो बताओ आपको टेस्ट कैसा लगा, इसमें क्या बदलाव चाहिए, वैसा कुछ नहीं है, जस्ट ओरल है कि भाई ये फला फला, जैसे अंकल चिप्स है तो भाई अंकल चिप्स आपको कैसा लगता है, उसका जो सॉल्टी वर्जन आता है वो कैसा लगता है, कैसा टेस्ट लगता है आपका, ऐसे करके। तो आगे बोलो, द सर्विस टू बी सोनली बेस्ड ऑन द ओरल रिप्लाईज ऑफ द सर्विस, दे विल नॉट बी प्रोवाइडेड एनी सैंपल ऑफ RST, कोई सैंपल वैंपल यहां पर नहीं दिया जाता। अगर मान लो सैंपल दिया जाता तो क्या होता, अगर सैंपल भी दिया जाता कि ये वाला, या किसी को टेस्ट वेस्ट भी करा दिया, जैसे कि खासतौर पर डिटर्जेंट वाले होते हैं वो R&D करते रहते हैं, घर में जाके टॉयलेट को धो के दिखाते हैं, हार्पिक से, डिटर्जेंट से वगैरह से कपड़ों को धो के दिखाते हैं, तो वो सैंपल के तौर पे होता है बेसिकली। तो मुझे बताइए क्या वो सर्विस गुड्स पर दी जा रही है या गुड्स से दी जा रही है, वो 13(3) में आ जाएगा क्या? अगर विदेशी कंपनी है और सैंपल के तौर पे 1-2 पैकेट भेज देती है तो क्या वो 13(3) में आ जाएगा ना? 13(3) में नहीं आएगा। 13(3) में वो आते हैं जहां गुड्स पर सर्विस दी जाती है, गुड्स पर सर्विस दी जाती है, और ये अगर सैंपल भेजा तो गुड्स से सर्विस दी जाएगी। सर्विस देने में गुड्स खत्म हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, जैसे कि ड्रग डाइल्यूट हो गया था। ओके सर जी। तो यहां का कलेश नहीं, कोई सैंपल भी नहीं आया, सिंपली एक रिपोर्ट बना के देनी है, सर्विस करके देनी है। ABC कंसल्टेंट्स विल बी पेड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज फॉर द असाइनमेंट विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ GST लॉ, डिटरमिन द प्लेस ऑफ सप्लाई of the service, also explain whether said amount to export of service or not। यहां GST लगेगा या नहीं लगेगा। भाई साहब आराम से देखो, लिंकेज, जब तुम्हें क्वेश्चन भी समझ में ना रहा हो ठीक से, लिंकेज, सप्लायर कहां का है, सप्लायर TT का है, पैसे कौन देगा सर्विस के बदले, वो एनटीटी का है, ठीक है। सर्विस है, हां सर्विस है, सप्लाई भी है, हां वो भी है। ओरिजिन क्या है, सप्लायर की लोकेशन देखो, सप्लायर की लोकेशन क्या है, सप्लायर की लोकेशन है ABC कंसल्टेंट मुंबई महाराष्ट्र, इनका है महाराष्ट्र। डेस्टिनेशन क्या है, अब देखो जरा, अब डेस्टिनेशन में ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, डेस्टिनेशन के अंदर इसमें आपका कौन सा नियम लगेगा, क्योंकि सर्विस की बात कर रहे हैं, अब लगेगा तो सेक्शन 12 या 13 में से कोई एक लगाया जाएगा।
अब 12वां लगेगा या 13वां, ये निर्भर करता है मालिक। सर 13वां लगेगा बिकॉज वन ऑफ द पार्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया है, तो सेक्शन नंबर 13 लगा दिया जाएगा। ठीक है, 13 लग जाएगा। 13 तो लग गया मालिक। अब आगे एक चीज और बता यार, 13 तो लग गया, लेकिन ये तो बता कि 13 के अंदर इसमें कौन सा आएगा, 13 के अंदर इसमें कौन सा निकल के आएगा। सर 13 के अंदर कोई स्पेसिफिक दिखाई दे रहा है? नहीं, स्पेसिफिक तो ना दिख रहा सर। नहीं, स्पेसिफिक नहीं दिख रहा सर। तो 13 का 2 लग जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। 13 का 2 लगेगा जब इसके अंदर, तो 13 का 2 जब लगेगा, 13 का 2 लगेगा, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट आ जाएगी जो कि यूएस से निकल के आएगी। तो घटना आपकी इंटर स्टेट में कवर हो जाएगी, क्योंकि वो इंडिया के बाहर है तो जीएसटी तो न लगेगा। लेकिन क्या इनको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कही जा सकती है? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कहे जाने के लिए जरूरी है, आपने डेफिनेशन चैप्टर में पढ़ा था कि सप्लायर की लोकेशन यहां हो, रेसिपिएंट बाहर का हो, प्लेस ऑफ सप्लाई भी बाहर ही होना चाहिए और पैसा कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में आना चाहिए जो इसको मिल रहा है, और ये रियल में डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अगर सारे पैरामीटर पूरे होते हैं तो इसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का हिस्सा बना दिया जाता है। ठीक सर, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे बढ़ जाओ। चल मेरे बच्चा आगे बढ़ जाता हूं, मुझे क्या दिक्कत है। तो फाइनली यहां पर आकर ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस भी बना दी जाएगी। तो इसका ये तो यूएसए आ गया, और फाइनली ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस भी कही जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 आ रहा है आपके सामने। कितने क्वेश्चन है इसमें? 20, 21, 22, 23 क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आ रहा है थारे सामने भाई साहब, यहां पर 20वां मुशायरा, मुशायरा प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, मुशायरा प्राइवेट लिमिटेड ओन्ड बाय नीतीश दानी। अच्छा, एक कंपनी है मुशायरा प्राइवेट लिमिटेड और ओन्ड बाय नीतीश दानी है, अ फेमस क्लासिकल सिंगर। नीतीश दानी जी एक क्लासिकल सिंगर हैं। विशेस टू ऑर्गेनाइज अ नीतीश दानी म्यूजिक कॉन्सर्ट, एक कॉन्सर्ट इन्हें हेल्ड करना है, इवेंट। कहां पर भाई साहब? गुड़गांव हरियाणा। हरियाणा में नीतीश जी एक इवेंट रखना चाहते हैं। मुशायरा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन लुधियाना पंजाब। जो मुशायरा है वो पंजाबी हैं, तो भाई एक पंजाबी व्यक्ति आना चाहता है हरियाणा में शो करने के लिए। अच्छा, जब बात मुशायरा प्राइवेट लिमिटेड ओके एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद इवेंट मैनेजमेंट कंपनी सुप्रिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन दिल्ली। इन्होंने सुप्रिया से कॉन्ट्रैक्ट किया है जो कि दिल्ली में है। एक प्रकार से ये इवेंट मैनेजर हैं, इवेंट मैनेजर हैं साहब। ठीक है जी। फॉर ऑर्गेनाइजिंग द सेड म्यूजिक कॉन्सर्ट एट एन एग्रीड कंसिडरेशन ऑफ 10 लाख रुपए। दोनों के बीच में कंसिडरेशन तय हुआ 10 लाख का। सुप्रिया लिमिटेड बुक्स द लॉन होटल डमडम, लॉन ऑफ होटल डमडम गुड़गांव, रजिस्टर्ड इन हरियाणा। यहां चूंकि इन्हें चाहिए था तो इन्होंने हरियाणा के अंदर ही एक होटल बुक कर दिया होटल दमदम करके बुक किया है। और कितने में बुक किया था जी उसका लॉन? 4 लाख रुपए में होटल बुक कर दिया है। किसने बुक किया है? इन्होंने बुक किया है, सुप्रिया ने बुक किया है। मुशायरा से लेंगे 10 लाख रुपए और होटल बुक कर दिया 4 लाख रुपए इस प्रोग्राम के लिए। फॉर ए लमसम कंसिडरेशन ऑफ 4 लाख, मुशायरा प्राइवेट लिमिटेड फिक्सेस द एंट्री फी टू द म्यूजिक कॉन्सर्ट 5,000 रुपीज। 400 टिकट बेच दिए जाते हैं। अब इन्होंने इस कॉन्सर्ट के टिकट बेच दिए साहब, इसके टिकट जो थे वो बेच दिए। कॉन्सर्ट किसका कॉन्सर्ट था? मुशायरा वालों का कॉन्सर्ट था, मुशायरा वालों का। और उन्होंने अपने जो टिकट थे वो बेच दिए। कितने के साहिब बता रहे हैं, रुकिए जरा।
इन्होंने जो टिकट बेचे थे, जो टिकट बेचे हैं वो 5,000 रुपए का एक टिकट था और 400 टिकट बेच दिए हैं। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है जी। तो 20,000 2,20,00,000 रुपए, 5,000 इंटू 400 ना, 20 लाख रुपए के टिकट बेच दिए जाते हैं। इसमें पूछेगा जीएसटी का सीन क्या रहेगा। तो बताइए, रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द सीजीएसटी एज जिस लायबिलिटी एज द केस में बी in respect of supplies involved in the given scenario. How many transactions are there? एक ट्रांजैक्शन ये रही ट्रांजैक्शन 1, ठीक है। एक ट्रांजैक्शन ये रही ट्रांजैक्शन नंबर 2, ओके। एक ट्रांजैक्शन ये रही ट्रांजैक्शन नंबर 3। 3 ट्रांजैक्शन तो मुझे नजर आ रही हैं, चौथी आपको दिखे तो मुझे बताइएगा, ठीक है। पहली ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। सप्लायर हैं ये मुशायरा वाले, क्योंकि इन्हीं का इवेंट था। सप्लायर हैं मुशायरा वाले, तो मैं इसको यहां लिखूं पीछे थोड़ा सा। सप्लायर रहे ये और रेसिपिएंट है यहां पर आम जनता, जहां पर इनको टिकट की प्राप्ति पैसे मिले हैं। तो ये करके है जी। तो यहां के लिए अगर हम बात करके देखें ट्रांजैक्शन 1 की, अगर आपसे हम बात करते हैं मालिक, तो क्या निकल कर आएगा बता रहे हैं, रुकिए जरा। ट्रांजैक्शन 1 का अगर देखा जाए तो जो ओरिजिन निकल के आ रहा है वो है पंजाब, और जो डेस्टिनेशन निकल के आएगा वो आएगा यहां पर, चूंकि यहां रेसिपिएंट जो भले ही रजिस्टर्ड क्यों ना हो लेकिन आईटीसी तो मिलता नहीं है, इसलिए जहां पर की लोकेशन होगी हमारे इवेंट की वहां पर इसका आ जाएगा। तो ट्रांजैक्शन 1 के अंदर ये हमारी इंटर स्टेट घटना बनेगी। और जो 20 लाख रुपए हैं, 20 लाख रुपए में जो भी जीएसटी का रेट आ रहा होगा, शायद 18% बोला है, तो 18% के हिसाब से आईजीएसटी यहां पे लगा दिया जाएगा। आईजीएसटी आएगा आपका निकल कर 3.6 लाख का। इज इट ओके? चेक कर लेते हैं एक बार। वैसे यही आएगा और क्या निकल के आएगा 400 टिकट आईजीएसटी 18%, ये निकल कर आ गया जी अपना। वेरी गुड। अब बात करते हैं अपनी ट्रांजैक्शन नंबर 2 की। सुप्रिया ने मुशायरा वालों को ये सर्विस दी है यहां पर आकर। ये है ट्रांजैक्शन नंबर 2। इसका जो ओरिजिन है वो क्या निकल के आ रहा है सर जी? सुप्रिया की लोकेशन है दिल्ली की, ठीक है। और इसका जो डेस्टिनेशन है वो क्या निकल के आएगा? चूंकि ट्रांजैक्शन ये रजिस्टर्ड थे, मुशायरा वाले रजिस्टर्ड हैं, चूंकि ये वाली ट्रांजैक्शन आपकी B2B आ रही है। अगर B2C होती तो ये लोकेशन पहुंच जाती आपकी हरियाणा, लेकिन चूंकि लोकेशन ये B2B सिनेरियो आ रहा है तो B2B के चलते हुए ये आ जाएगा आपका यहां पर पंजाब निकल के आएगा, और इस घटना पर भी आईजीएसटी लगा दिया जाएगा ट्रांजैक्शन 2 के ऊपर। तो जो 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख का 18% इट विल कम्स टू 1.8 लाख, और इसका आईटीसी मुशायरा वालों को अवेलेबल भी हो जाएगा। एक सीन आपका यहां पर ये बन जाता है। तो 1,80,000 रुपए 10 लाख पे ये निकल के आ गया जी, आईजीएसटी के रूप में दिख जाता है, ठीक है। तो दिल्ली और पंजाब के बीच में यहां पर बात हो गई ओरिजिन और डेस्टिनेशन की। एक और बात आती है, सुप्रिया ने होटल बुक कराया था, होटल दमदम हरियाणा का, ठीक है। तो इसमें सप्लायर बन गए होटल और सुप्रिया ने इसका किया था पेमेंट, ये बन गए यहां पर रेसिपिएंट आकर। तो होटल जो दमदम है इसके लिए इसमें जो ट्रांजैक्शन 3 है आपकी, ट्रांजैक्शन 3 के अंदर सप्लायर है होटल दमदम। तो सप्लायर की जो लोकेशन है वो निकल के आ रही है साहब हरियाणा, और जो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई जो निकल के आएगा, मतलब जो ओरिजिन है वो तो हरियाणा आ गया, जो ओरिजिन है वो तो हरियाणा आ गया, और इसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई निकल के आएगा तो यहां पर 12/3 लगेगा, क्योंकि होटल की सर्विस दी जा रही है, लॉन वगैरह की सर्विस दी जा रही है, बैंक्वेट हॉल वगैरह की दी जा रही है। तो वैसे करके यहां पर आपका 12/3 लगेगा, और 12/3 के मुताबिक जहां पर होटल की लोकेशन है वो निकल के आएगा। तो ये हरियाणा ही निकल के आएगा, यानी कि ट्रांजैक्शन नंबर जो 3 है आपकी वो इंट्रा स्टेट यहां पर बना दी जाएगी, और अकॉर्डिंगली 4 लाख रुपए के ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी आपके कैलकुलेट किए जाएंगे। इज इट ओके माय डियर? हाँ सर जी, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन यहां पर आकर समाप्त हो जाता है। उसके बाद बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 बात करता है साहब, क्या भला? मिस्टर जेड सप्लायर रजिस्टर्ड इन हैदराबाद तेलंगाना प्रोक्योर गुड्स फ्रॉम चाइना डायरेक्टली। ये तो कुछ क्वेश्चन ऐसा कर लिया ना शायद हमने, पढ़कर देखते हैं पूरा, कहीं आंसर गलत तो नहीं है। जेड सप्लायर रजिस्टर्ड इन हैदराबाद तेलंगाना प्रोक्योर्स गुड्स फ्रॉम चाइना and directly supply the same to customer US with reference to the provisions GST law, whether the said activity of supply of goods by Mr. Z to customer in taxable under नहीं, supply of goods तो नहीं है, लेकिन हाँ supply of service में ये जरूर आ जाता है।
सप्लाई ऑफ गुड्स तो नहीं है, लेकिन जो इनको कमीशन अपना चार्ज किया गया होगा वो सप्लाई ऑफ गुड्स में जरूर, सप्लाई ऑफ सर्विस में जरूर आ जाएगा, और अकॉर्डिंगली उसको इंटरमीडिएरी की भांति हम देखकर चलेंगे जी। इस तरह का एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं अपना। प्रियंक ऑफ पुणे महाराष्ट्र एंटर्स इनटू Priyank of Pune, Maharashtra enters into an agreement to sell goods to Bisht of Bareilly. To Bisht of Bareilly, Uttar Pradesh. While the goods were being packed in Pune godown of Priyank, Bisht got an order from Sahil of Shimoga, Karnataka for the said goods. Bisht agreed to supply the said goods to Sahil and asked Priyank to deliver the goods to Sahil एट शिमोगा। ये क्या कह रहा है? ये आपका बिल टू शिप टू मॉडल पर बेस्ड माय डियर यहां पर बात करी जा रही है। 10(1)B के मुताबिक जो भी आपका इंटरमीडिएट बीच व्यक्ति आ रहा होगा उसकी लोकेशन पर यहां बना दिया जाएगा। तो ये क्या है? प्रियंक हैं, पुणे के हैं, और महाराष्ट्र एंटर एग्रीड टू सेल गुड्स टू बिस्ट ऑफ बरेली। बिस्ट ऑफ बरेली यूपी को बेचने के एग्री हुआ। While the goods were being packed in Pune godown of Priyank, Bisht got an offer from Sahil, कर्नाटका। साहिल जो है वो कर्नाटका के हैं, वहां से मिलता है। Bisht agreed to supply the goods to Sahil and asked deliver the, तो यहां से माल यहां चला जाएगा, तो उसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा वो उत्तर प्रदेश माना जाएगा जी। यूपी निकल के आएगा साहब, बरेली उत्तर प्रदेश विल बी द, ठीक है जी। ओके सर जी, पहले वाले का आएगा उत्तर प्रदेश, और फिर अगली वाली जो ट्रांजैक्शन होगी उसका निकल के आ जाएगा आपका कर्नाटका। ठीक बोला? प्रियंक बिस्ट बरेली बिल टू सप्लाई मॉडल वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द प्रियंक टू ए रेसिपिएंट चाइल्ड मोगा और एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ द बिस्ट। द प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस केस विल बिल टू शिप टू मॉडल अंडर इतना इतना, ठीक है। एज पर सेक्शन 10(1)B वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लाई टू ए रेसिपिएंट अदर पर्सन थर्ड पार्टी एक्टिंग ऑन दिस बिफोर ड्यूरिंग द मूवमेंट ट्रांसफर ऑफ द गुड टाइटल द गुड्स शैल बी द डीम्ड टू बी सेड थर्ड पार्टी रिसीव द गुड्स प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच गुड्स। अरे आंसर आजा कहां यार? तो बी द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच पर्सन, ये इसका लॉ बोलता है। दस इन द गिवन केस डीम दैट बिस्ट हैज रिसीव्ड द गुड्स, तो बिस्ट ने यानी कि यूपी उत्तर प्रदेश इसका निकल के आएगा। And the place of supply of goods is the principal place of Bisht. According the place of supply between Priyank Pune and Bisht will be the Bareilly उत्तर प्रदेश। ये 10(1)B के मुताबिक निकल के आया। फिर अगली जो ट्रांजैक्शन होगी, इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन होगी, इसका 10(1)A के मुताबिक निकल के आएगा, और उसका अपना कर्नाटका वहां पे निकल के आएगा। मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करवा रखा है माय डियर। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है आपका ये बिल टू शिप टू मॉडल पे 22वां, इससे आप कर लेंगे मालिक। और आगे बोलता है लास्ट क्वेश्चन 23 वाले में, द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी इज द लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सपोज ए रोड इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम दिल्ली, हो गया क्वेश्चन ऐसा, दिल्ली टू मुंबई के बीच में बनता है तो मल्टीपल स्टेट कवर होते हैं, तो उसको वैल्यू के एरिया के आधार पर वैल्यू को प्रोपोर्शनेट कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा, और वैसे करके यहां पर बात करी जाए। ठहरो 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 ठहरो, क्वेश्चंस अभी और भी बाकी हैं, आइए देखते हैं। यहां पर आओ मेरे साथ में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्या लगा था क्वेश्चन खत्म हो गए? अभी खत्म नहीं हुए हैं, अभी बचे हुए हैं। नेक्स्ट है, दामिनी इंडस्ट्रीज हैज रिक्रूटेड सुपर इवेंट प्राइवेट लिमिटेड एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ऑफ गुजरात। यहां पर एक सुपर इवेंट प्राइवेट लिमिटेड है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है सुपर वाले, और ये कहां की भाई साहब? ये है गुजरात की। गुजरात की, ठीक है। फॉर ऑर्गेनाइजिंग द ग्रैंड पार्टी फॉर द लॉन्च ऑफ इट्स न्यू प्रोडक्ट एट बेंगलोर। कंपनी है दामिनी जो कि रेसिपिएंट है, और इनका कोई प्रोडक्ट लॉन्च होना है बेंगलोर में, वहां के लिए ये एक इस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की सर्विसेज ले रहे हैं। दामिनी इंडस्ट्रीज इज रजिस्टर्ड इन मुंबई। अच्छा, दामिनी वाले मुंबई महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, जो रेसिपिएंट है वो महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। डिटरमिन करना है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सुपर। प्लेस ऑफ सप्लाई पूछ रहे हैं, तो यहां पर आकर जैसे कि आप देख पा रहे हैं सर्विस की यहां पर बात करी जा रही है,
और सेक्शन 12 या 13 में से एक आएगा। तो कौन सा आएगा? सेक्शन 12, क्योंकि एक पार्टी गुजरात की है और एक मुंबई की है, तो सेक्शन 12 लगेगा। 12 के अंदर सबसेक्शन 7 यहां पर अप्लाई कर दिया जाएगा, क्योंकि ये एक इवेंट लिंक्ड सर्विस की हम बात कर रहे हैं। इवेंट लिंक्ड के अंदर दो बातें की जाती हैं। अगर ट्रांजैक्शन B2B की जा रही है तो रेसिपिएंट की लोकेशन आ जाती है, और अगर ये ट्रांजैक्शन B2C की जा रही है तो जहां पर इवेंट एक्चुअली हो रही है वहां पर हम उसकी लोकेशन पर प्लेस ऑफ सप्लाई मानकर चलते हैं। हाँ, एक और बात दे रखी है इसके अंदर कि अगर ये इवेंट इंडिया के बाहर होती है तो फिर प्लेस ऑफ सप्लाई घसीट कर रेसिपिएंट की लोकेशन पर आ जाता है। पर चूंकि इस क्वेश्चन में जो इवेंट है वो इंडिया के अंदर ही है, तो B2B ये मामला आपका बन रहा है, तो B2B होने के नाते रेसिपिएंट की लोकेशन यहां पर आ जाएगी। छोटे से छोटे क्वेश्चन का आंसर भी आप थोड़ा अपने तरीके से दीजिएगा, अच्छे तरीके से। अब ये छोटा है तो यहां पर कोई इश्यू या मतलब फैक्ट्स वैसे लिखने की आवश्यकता तो है नहीं। आप इसका सीधा आंसर ऐसे दे सकते हैं कि भाई साहब ये रही लीगल पोजीशन और ये रहा हमारा कंक्लूजन, ऐसे करके यहां पर आंसर दे सकते हैं। तो लीगल पोजीशन में पूरा लिख दीजिए क्या कि सेक्शन नंबर 12 क्यों लगाया जाएगा, दोनों पार्टीज इंडिया में हैं। फिर सेक्शन नंबर 12 का 7 लगाया जाएगा क्योंकि ये इवेंट लिंक्ड सर्विस की बात कर रहे हैं। और 12(7) का कंटेंट क्या लिखा है, B2B है तो ये होता है, B2C है तो ये होता है, और इंडिया के बाहर चला जाए तो रेसिपिएंट की लोकेशन पर आ जाता है। वो पूरा लीगल कंटेंट डाल दिया, यस। और अब अपना कंक्लूजन दे दीजिए, क्योंकि अबव केस के अंदर ट्रांजैक्शन आपकी B2B हो रही है, इसलिए लीगल पोजीशन को ध्यान में रखते हुए यहां रेसिपिएंट की लोकेशन जो आ रही है महाराष्ट्र, वो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई रखवा दिया जाएगा। एकदम ठीक है, यस। क्वेश्चन नंबर 25 है, ABC प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली। ये क्वेश्चन 1 के जैसा है एज इट इज, तो आप देख लीजिए जो प्रारंभ वाला क्वेश्चन था ना वैसे करके आपके क्वेश्चन आता है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 26 करके मालिक बोलते हैं डिटरमिन द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस अंडर IGST एक्ट। ग्रैंड गाला इवेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी। तो ग्रैंड गाला हो गया भाई साहब यहां पर सप्लायर, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी यहां पर ये है एट कलकत्ता। कलकत्ता मतलब कि ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है। ऑर्गेनाइजेस 2 अवार्ड फंक्शंस फॉर कल्याण ज्वेलर्स ऑफ चेन्नई, रजिस्टर्ड इन चेन्नई तमिलनाडु एट न्यू दिल्ली एंड सिंगापुर। मतलब रेसिपिएंट जो है वो तमिलनाडु का है और उसके लिए 2 इवेंट किए जा रहे हैं। एक इवेंट हो रहा है भाई साहब इनका इंडिया के अंदर ही दिल्ली में, और एक हो रहा है इंडिया के बाहर सिंगापुर में करवाया जा रहा है। तो आपको बताना है कि यहां पर सीन किस प्रकार से देखा जाएगा, ठीक है जी। तो जो इनका हो रहा है मालिक नई दिल्ली में हो रहा, अच्छा ये देखो ये B2B है या B2C है। अब चूंकि दोनों जो पार्टी हैं वो रजिस्टर्ड हैं, या ये कहिए कि भाई जो रेसिपिएंट आदमी है वो आपका रजिस्टर्ड है, सो वो ITC वगैरह अपना बुक कर लेगा, इसलिए ट्रांजैक्शन चूंकि B2B आ रही है। और अगर ट्रांजैक्शन B2B आ रही है तो फिर मुझे बाकी कुछ नहीं देखना होता है, सिर्फ रेसिपिएंट की लोकेशन ही देखनी होती है। की लोकेशन यहां पर आ रही है भाई साहब तमिलनाडु, तो यहां जो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई रहेगा वो चेन्नई तमिलनाडु यहां पर रहेगा, राइट है, एकदम ठीक है। सर अगर ये B2C होता तो क्या होता? अगर ये B2C होता और दोनों इवेंट अलग अलग होती तो वैसे वाले मामले के अंदर जो दिल्ली में इवेंट हो रही है उसका प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली में होता, और जो इवेंट सिंगापुर में हो रही है तो उसके लिए 12(7) के मुताबिक जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो रेसिपिएंट की लोकेशन होती, और रेसिपिएंट की लोकेशन चेन्नई यहां निकलकर आ रही है, एकदम ठीक, यस सर। आगे बात करता है परफेक्ट प्लानर्स, बेंगलुरु के हैं ये, कर्नाटका, इज हायर्ड बाय डॉक्टर कैल्विन अनरजिस्टर्ड पर्सन। अच्छा ठीक है जी, बेस्ड इन कोची केरला, ठीक है। परफेक्ट प्लानर यानी कि जो PP हैं कर्नाटका वाले हैं, सप्लायर हैं यहां पर, और कैल्विन जो केरला के हैं उन्होंने इसे हायर किया है टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज हिज सन्स वेडिंग एट मुंबई महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में ये वेडिंग इनकी जो हो प्लान करनी थी। ट्रांजैक्शन कैसी है सर? B2C ट्रांजैक्शन दिख रही है, सामने वाली पार्टी को कोई किसी प्रकार का IT से मिलने वाला नहीं है। मैं तो ये कहता हूं सामने वाला व्यक्ति अगर रजिस्टर्ड भी है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूं अगर वो रजिस्टर्ड भी होता ना, यहां लिख दो रजिस्टर्ड,
तब भी मैं ये बोलता कि भाई साहब यहां पर आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक्शन 17 है आईटीसी का, वो बताता है कि किन किन चीजों में आईटीसी अवेलेबल नहीं होता है। तो अगर मैं कोई पर्सनल पर्पस के लिए सर्विस लेता हूं तो मुझे उसका आईटीसी वहां पर अवेलेबल नहीं होगा, सीधी सी बात है। आईटीसी नहीं मिलेगा तो सरकार की रियल रेवेन्यू बनेगा, रियल रेवेन्यू बनेगा तो वहां पर बड़े अच्छे से हमें सारी चीजों को देखना पड़ेगा। तो जहां पर ये इवेंट आपकी हो रही है वहीं पर इसका निकल के आएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी कि ये महाराष्ट्र में निकल कर आएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है राधे? हाँ सर जी एकदम ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 27 करके है, बोलते हैं रमन राव। कौन? रमन राव, अ रजिस्टर्ड सप्लायर अंडर जीएसटी इन मुंबई। रमन राव मुंबई महाराष्ट्र के हैं। कहां हैं ये? रहे रमन, महाराष्ट्र के हैं। इज डायरेक्टेड बाई नीरो इंटरप्राइजेस कोलकाता वेस्ट बंगाल टू डिलीवर गुड्स वैल्यूड ₹12 लाख टू फैब्रिकाना ऑफ औरंगाबाद महाराष्ट्र। अच्छा जी, इनको ऑर्डर मिलता है नीरो से जो कि वेस्ट बंगाल के हैं कि आपको महाराष्ट्र का एक बायर है जो फैब्रिकाना है, वहां उसको आपने माल भेजना है। फिर से देखिए, रमन राव को ऑर्डर मिलता है नीरो से जो वेस्ट बंगाल की हैं टू डिलीवर गुड्स वैल्यूड ₹12 लाख टू फैब्रिकाना ऑफ औरंगाबाद महाराष्ट्र। रमन राव मेक्स आउट एन इनवॉइस 9% टैक्स सीजीएसटी 9% एसजीएसटी हो जाएगा एंड डिलीवर इट लोकली इन महाराष्ट्र, और वो यहां पर महाराष्ट्र को कर देते हैं। बिलिंग किसके नाम पे होगी? ऑब्वियस सी बात है, नीरो के नाम पर बिलिंग कराई जाएगी। तो यहां पर पूछेगा कि भाई आप प्लेस ऑफ सप्लाई बताइएगा। आंसर करोगे पूरी सहजता और सरलता के साथ में कि रुको भैया, हमने समझ लिया कि तुम हमें कहां फंसाना चाह रहे हो, तुम्हारा निशाना कहां जा रहा है। छोटा क्वेश्चन है तो डायरेक्ट लिखिए यहां पर सबसे पहले लीगल पोजीशन क्या है, और उसके बाद में मैं अपना कंक्लूजन यहां पर दे दूंगा। ठीक है? तो चूंकि यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई पूछा जा रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए आप सेक्शन कौन सा आएगा? सेक्शन नंबर 10 ऑफ आईजीएसटी एक्ट के बारे में आप लिखेंगे। उसमें बताएंगे, वहां पर आता है आपका 10(1)(b) आता है। पूरा 10(1)(b) के मुताबिक जब बिल टू शिप टू मॉडल होता है तो वहां पर जो डेस्टिनेशन होता है, जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, वो आपके बायर की लोकेशन वहां पर कंसिडर की जाती है, ना कि गुड्स का डिलीवरी प्लेस। तो मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि भले ही ये शिपिंग यहां पर की गई है, पर इसे मानते ऐसे हैं जैसे गुड्स यूं घूमते डब्लू के आकार में घूमते हुए गया है, इसको माना ऐसे ही जाता है। तो यहां पर सेक्शन 10(1)(b) के मुताबिक जो बायर है, आपका जो रजिस्टर्ड पर्सन है, उसकी लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाती है। दिस इज द लीगल कंटेंट गिवन अंडर सेक्शन 10(1)(b). लॉ लिखने के बाद में अब उस लॉ की छाया दृष्टि में अपने प्रश्न को रखते हुए आंसर दे दीजिए। इन द गिवन केस यहां पर रमन सप्लायर है, सो द ओरिजिन प्लेस। आराम से तसल्ली से लिखो ना यार, अपनी लैंग्वेज में लिखो। तुम बहुत बड़े धुरंधर हो, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई क्वेश्चन बैंक की जो हमारी लैंग्वेज है ना, इसका रट्टा मानना है, ना इंस्टीट्यूट की स्टडी मेटर का रट्टा मानना है। आपको अपनी लैंग्वेज ड्राफ्ट करनी है यार। तो लिखिए वहां पर पूरा धड़ल्ले के साथ में कि भाई साहब बात ऐसी है कि सुनो, कंक्लूजन ये है कि रमन राव सप्लायर है, इसका जो ओरिजिन है वो यहां पर महाराष्ट्र निकल के आएगा, और जो डेस्टिनेशन है वो 10(1)(b) को ध्यान में रखते हुए वो आपका वेस्ट बंगाल निकल के आएगा यहां पर, और ट्रांजैक्शन जो है ये आपकी इंटर स्टेट बनाई जाएगी, भले ही आपने गुड्स एक्चुअल में लोकल में ही डिलीवर क्यों ना किए हों। ऐसे करके यहां पर बात निकल कर आएगी, तो ट्रांजैक्शन आपकी इंटर स्टेट बन जाएगी। ठीक है जी, आगे बोलिए। आगे बोलते हैं सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 28 है। बोला जाता है शेरू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड अ रेजिडेंट ऑफ पुणे। अनरजिस्टर्ड पर्सन और पूना के हैं शेरू, महाराष्ट्र, हायर्स द सर्विस ऑफ क्लास लिमिटेड। क्लास लिमिटेड की सर्विस लेते हैं। एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी रजिस्टर्ड इन दिल्ली है फॉर ऑर्गेनाइजिंग द न्यू प्रोडक्ट लॉन्च इन बेंगलुरु कर्नाटका। तो ये हो गए भाई साहब इसके सप्लायर। ठीक है, और महाराष्ट्र पुणे ये रेसिपिएंट है, अनरजिस्टर्ड है, तो इसलिए ट्रांजैक्शन आपकी B2C यहां पर हो जाएगी। समझदार बच्चा वही होता है जो कि मेरी तरह है, जो कि पूरे क्वेश्चन को कुछ इस तरह से समराइज कर लेता है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो आराम से उसको देखने के बाद में हम अच्छे से आंसर यहां पर कर सकते हैं।
ठीक है जी। सर्विस की बात कर रहे हैं, चूंकि दोनों पार्टीज आपकी इंडिया में ही हैं तो यहां पर सेक्शन 12 लगाया जाएगा। इवेंट संबंधी बात हो रही है, B2C ट्रांजैक्शन, तो जहां पर इवेंट की लोकेशन होगी वहीं पर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बना दिया जाएगा। पर ध्यान दीजिए, अगर इवेंट की लोकेशन इंडिया के बाहर होती तो रेसिपिएंट की जो लोकेशन है वहां पर हम प्लेस ऑफ सप्लाई बनाकर चलते, पर चूंकि इन दिस गिवन क्वेश्चन जो इवेंट हो रही है वो आपकी इंडिया में ही है, तो जहां उसकी लोकेशन है वहीं पर ये आ जाएगा, कर्नाटका प्लेस ऑफ सप्लाई निकलकर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 यहां आ जाता है। आगे भी कुछ है। ओहो, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ द प्रोडक्ट लॉन्च टेक्स प्लेस इन बैंकॉक? ओ, ये जगह मिली थी और कुछ नहीं मिला आपको सर। फिर वो रेसिपिएंट की लोकेशन पे आ जाएगा, महाराष्ट्र निकल के आ जाएगा। आगे बोलते हैं व्हाट वुड बी योर आंसर इफ शेरू इज अ रजिस्टर्ड पर्सन? अगर ट्रांजैक्शन B2B होगी तो फिर क्या होगा? फिर तो मैंने कुछ सोचना ही नहीं है, फिर नहीं देखना कि इवेंट मेरी इंडिया में हो रही है कि बाहर हो रही है, ऐसी की तैसी में होने दो। अगर B2B ट्रांजैक्शन है, सामने वाले को IT से मिल जाएगा, तो फिर तो रेसिपिएंट की लोकेशन पर ही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा। रेसिपिएंट की लोकेशन महाराष्ट्र होगी तो वहां पर महाराष्ट्र अपना निकल के आएगा। भले ही आपकी इवेंट बेंगलुरु में हो, बैंकॉक में हो, एसटीसी में हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता उसका। ठीक है ना आसान? यस सर। अगर लॉ अच्छे से आपने पढ़ रखा है तो क्वेश्चन फिर बहुत आसान आपके लिए हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। कहता है डिटरमिन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। कौन कौन से हैं? मिस्टर हैं साहूकार, साहूकार न्यू दिल्ली वाले हैं। बोट्स द न्यू दिल्ली कोटा ट्रेन एट न्यू दिल्ली। साहूकार है भैया, और न्यू दिल्ली कोटा ट्रेन इन न्यू दिल्ली, इस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। अच्छा, जो न्यू दिल्ली से कोटा जा रही है और न्यू दिल्ली से चढ़ते हैं। मिस्टर साहूकार सेल्स द गुड्स टेकन ऑन बोर्ड। गुड्स टेकन ऑन बोर्ड थे न्यू दिल्ली पे इन द ट्रेन एट जयपुर ड्यूरिंग द जर्नी। जब ट्रेन जयपुर थी तो वहां पर माल बेचा गया, लेकिन जो गुड्स चढ़ाए गए थे ट्रेन में वो नई दिल्ली में चढ़ाए गए थे। अब हमें ये तो पता नहीं चलता ना एक्चुअल में कहां पर बेचा गया। अब ये तो चलो क्वेश्चन में बता दिया कि जयपुर बेचा गया, प्रैक्टिकली क्या पता लग पाएगा? नहीं पता लग पाएगा ना। तो इसलिए नियम ये कहता है कि जहां से गुड्स चढ़ाए गए थे, टेकन ऑन बोर्ड थे, वहीं पर इसका प्लेस ऑफ सप्लाई बना दिया जाएगा। सेक्शन आता है 10(1)E करके। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चले? यस सर। आगे बोलते हैं विद्युत प्राइवेट लिमिटेड इंपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फूड प्रोसेसर फ्रॉम चाइना। अच्छा जी, ये इन्होंने चाइना से विद्युत वालों ने ये अपना इंपोर्ट किया है। ठीक है जी। और फॉर इट्स किचन स्टोर इन नोएडा उत्तर प्रदेश, और इनका जो लोकेशन है वो यूपी में है। यूपी में है विद्युत वाले। विद्युत प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन उत्तर प्रदेश। ठीक है जी। तो पूछ रहा भाई इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? मतलब ये पूछना चाह रहा है सेक्शन नंबर 11 यहां पे लग जाएगा, और उसके मुताबिक जहां पर रेसिपिएंट की लोकेशन होती है इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, वहां पर आपका ये प्लेस ऑफ सप्लाई बनाया जाता है। तो यहां पर ये उत्तर प्रदेश निकलकर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलो। आत्माराम, कितने क्वेश्चन है सर? कोई बात नहीं, चिंता मत करो। आत्माराम अ मैनेजर इन ए बैंक, ठीक है, इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहां से ट्रांसफर हो रहे हैं? आत्माराम अ मैनेजर इन ए बैंक is transferred from बरेली उत्तर प्रदेश to भोपाल मध्य प्रदेश। ठीक है। आत्माराम्स फैमिली इज स्टेशन्ड इन कानपुर। आत्माराम का बरेली उत्तर प्रदेश से यूपी से एमपी में इनका ट्रांसफर हुआ है, नौकरी करते होंगे यूपी से एमपी में। आत्माराम की फैमिली कानपुर उत्तर प्रदेश में रहती है। ठीक है जी। यूपी से एमपी इनकी शिफ्टिंग हुई है। ओके जी। और कानपुर में रहती थी फैमिली। ही हायर्स गोकुल कैरियर्स ऑफ लखनऊ उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड इन उत्तर प्रदेश टू ट्रांसपोर्ट हिज हाउस होल्ड गुड्स फ्रॉम कानपुर टू भोपाल। तो यूपी से महाराष्ट्र, उसके लिए एमपी के लिए, महाराष्ट्र नहीं ये भोपाल एमपी, यूपी से एमपी के लिए इन्होंने अपना कुछ गुड्स कैरियर जो था उसको यहां पर हायर किया है। ट्रांजैक्शन कैसी है? B2B है या B2C है? यहां पर सेक्शन नंबर 12 अपना लगाया जाता है, और 12 के मुताबिक 12(8) यहां पर निकल के आएगा मालिक। वहां बोलता था, पहले लिख लीजिए, पहले लॉ को क्लियर कर लो, उसके बाद इसे अप्लाई करेंगे। ये तो मुझे पता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स संबंधी ये बात की जा रही है। तो वहां लिखा हुआ है कि अगर ट्रांजैक्शन B2B होती है तो उस केस में रेसिपिएंट की लोकेशन आ जाती है।
और B2C ट्रांजैक्शन होगी तो बोर्डिंग पॉइंट या जो पिकअप पॉइंट होगा, जो लोडिंग पॉइंट है बेसिकली, वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई बनाकर हम चलते हैं। तो चूंकि ये ट्रांजैक्शन आपकी B2B नहीं बल्कि B2C है, तो जहां से भी गुड्स चढ़ाया गया है, तो कहां से चढ़ाया गया है गुड्स? कानपुर से चढ़ाया गया है। टू ट्रांसपोर्ट द गुड्स फ्रॉम कानपुर टू, कानपुर से गुड्स चढ़ाया गया यानी कि उत्तर प्रदेश से, तो कानपुर उत्तर प्रदेश विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, राइट सर? यस सर, ओके। आगे बोलते हैं भोलूनाथ, भोलूनाथ अ रेजिडेंट ऑफ न्यू दिल्ली, ठीक है, ओपन्स हिज सेविंग अकाउंट इन न्यू दिल्ली ब्रांच। तो भोलू ने अपना नई दिल्ली बैंक की ब्रांच के अंदर एक अकाउंट खोला है of the best bank after undergoing the KYC process, ठीक है। He goes to Amritsar for some official work and withdraw money from best bank's ATM in Amritsar। और अमृतसर में भाई दिल्ली का बंदा है, दिल्ली की एक बैंक की ब्रांच में खाता खुलवाता है, अमृतसर गया और वहां पर वो ATM का इस्तेमाल कर रहा है। तो अमृतसर देयर बाई क्रॉसिंग हिज लिमिट ऑफ फ्री ATM विड्रॉल्स, जो कि चार्जेबल थी, तो वहां पर उसके कुछ चार्ज लग गए, तो उन चार्जेस के ऊपर GST किस प्रकार से देखा जाएगा? तो यहां पर बैंकिंग एक्टिविटी के अंदर आपका सेक्शन नंबर 12 आता है। तो 12 के अंदर बताया जाता है कि क्या ये सर्विस अकाउंट होल्डर को दी जा रही है, क्या आप बैंक को उसकी रेसिपिएंट की लोकेशन पता है? द आंसर इज यस। वो न्यू दिल्ली है, तो न्यू दिल्ली तो ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पर न्यू दिल्ली अपना निकल कर आ जाएगा। आगे है मिस्टर चकमक, नाम भी कहां से लेके आते हैं, चकमक एंड आर्किटेक्ट न्यू दिल्ली एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विद मिस्टर जीशान ऑफ न्यूयॉर्क टू प्रोवाइड प्रोफेशनल सर्विसेज इन रेस्पेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन क्या है? चकमक इंडिया के हैं, दिल्ली के हैं, ठीक है, टैक्सेबल टेरिटरी के हैं। जो रेसिपिएंट आदमी है वो न्यूयॉर्क का है, जीशान न्यूयॉर्क के हैं, और जो सर्विस दी जा रही है वो प्रॉपर्टी के संबंध में है, और प्रॉपर्टी जो लोकेटेड है वो पुणे महाराष्ट्र में है, और न्यूयॉर्क में भी प्रॉपर्टी इनकी लोकेटेड है जी, ठीक है साहब। तो ऐसे वाले मामले के अंदर क्या किया जाएगा? सबसे पहले चेक करो सेक्शन कौन सा लगेगा। सर सर्विस की बात हो रही है, 12 या 13 में से एक आएगा। 12-13 में से कौन सा लगेगा? सर यहां पे सेक्शन नंबर 13 लगेगा, बिकॉज वन ऑफ द पार्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया है। 13 के अंदर कौन सा लगेगा? पढ़ते खुलते चले जाइए। सर 13 के अंदर आएगा इसमें सर जी 13 के अंदर वो आएगा, क्या बोलते हैं 13 के अंदर सर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से लिंक्ड आता है ना अपना, वो वाला आएगा। अच्छा ठीक है जी, तो उसके मुताबिक यहां आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई निकल के आएगा, तो वो आएगा भाई साहब दो जगह, एक तो न्यूयॉर्क में निकल के आएगा और एक आपका महाराष्ट्र में भी निकल के आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी दोनों जगह सिचुएटेड है आपकी। लेकिन इसके बाद हमारे पास 13(6) भी आता है, जो बोलता है कि अगर कोई सर्विस मल्टीपल लोकेशन पर दी जा रही है और उनमें से एक लोकेशन आपकी इंडिया में भी है, देन द होल सर्विस shall be deemed to have been performed in India। संपूर्ण सर्विस को इंडिया में माना जाएगा। तो भले ही इसकी एक लोकेशन बाहर जा रही है, लेकिन ये संपूर्ण सर्विस इंडिया में ही प्रोवाइड कराई हुई मानी जाएगी। इज इट ओके? यस सर, और कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। ये तो कॉमन सेंस पर बेस्ड है आपका क्वेश्चन, मैं आपको बताऊं, दिखने में बड़ा सा लग रहा है लेकिन शायद सबसे आसान क्वेश्चन आपका यही है। यहां तक क्वेश्चन ही है लेकिन सबसे आसान है। देखिए कैसे। PQ a statutory body deals with the all the advertisement and publicity of the government। PQ है एक, और जो कि गवर्नमेंट एडवर्टीजमेंट को देखती है। It has issued a release order to Moon Plus channel registered in State A। एक Moon Plus चैनल है, स्टेट ए में ये रजिस्टर्ड है, इसको हायर किया है। ये PQ कौन है? ये गवर्नमेंट के बिहाफ पर जो एडवर्टीजमेंट वगैरह है उसको सारा मैनेज करती है, संभालती है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक गवर्नमेंट एजेंसी कहेंगे आप इसे, ठीक है। तो मून प्लस चैनल जो स्टेट ए में लोकेटेड है, फॉर टेलीकास्ट एंड एडवर्टीजमेंट relating to one of the scheme of the government just like बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ in the month of September, ठीक है। The advertisement will be telecast in the state A, B, C, D, E। मतलब जिस स्टेट में मून प्लस है उस स्टेट में भी टेलीकास्ट होगा, और बाकी 4 स्टेट के अंदर भी ये एडवर्टीजमेंट टेलीकास्ट करवाया जाएगा एक चैनल के माध्यम से।
द वैल्यू ऑफ द सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जो किया गया है पीक्यू और मून प्लस के बीच में वो था 10 लाख, ये एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी फिगर है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द सर्विसेज इन द इंस्टेंस केस। प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पर क्या रखवाया जाएगा भाई, हम जानते हैं यह सेक्शन नंबर 12 का सब सेक्शन 14 लगाया जाएगा और वो कहता है कि रीजनेबल बेस पर हम ये एलोकेट करके चलेंगे, क्योंकि ये मल्टीपल स्टेट के अंदर दिया जा रहा है, जो सर्विस मल्टीपल स्टेट में प्रोवाइड कराई जा रही है। फर्दर कंप्यूट करना है आपको जीएसटी लायबिलिटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यानी कि इंट्रा है या इंटर है, ये भी आपको डिसाइड करके चलना होगा। चलो जी, तो क्या बोलते हैं, देखो मालिक, स्टेट ए में बता रखा है व्यूअरशिप टीआरपी, क्योंकि हमें पता है कि जो टीवी चैनल्स होते हैं उनमें रीजनेबल बेस क्या होगा, जो टीआरपी निकल कर आती है। प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर जो हमारे पास आईजीएसटी के रूल्स आते हैं उनके मुताबिक हमें ये बताई गई थी कि रेडियो पे नंबर ऑफ लिसनर्स के आधार पर, न्यूज़पेपर में तो नंबर ऑफ रीडर के आधार पर, टीवी है तो टीआरपी के आधार पर, है ना, और ट्रेन के रेस्पेक्ट में है तो हम देखते हैं कि भाई वो जो नंबर ऑफ स्टेशन हैं या फिर जो ट्रैक लेंथ है, तो उस तरह की बातें यहां पर करी जाती हैं। बी प्लस सी का कंबाइंड डेटा दे रखा है, यहां पर व्यूअरशिप 1 लाख की है। डी और ई का कंबाइंड है, यहां पर व्यूअरशिप आपकी 50,000 की निकल कर आ रही होती है। ठीक है जी। पॉपुलेशन जो दे रखी है वो आपकी इस प्रकार से है, ए बी सी डी पॉपुलेशन वहां पर दे रखी है और पॉपुलेशन के अंदर से व्यूअरशिप आपकी निकाल कर दे रखी है। अच्छा जी, द एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी आपकी ये निकल कर आ रहे हैं। अब मुझे चाहिए हर एक स्टेट के अंदर टीआरपी कितनी निकल कर आ रही है, इनकी व्यूअरशिप क्या आ रही है। पर प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास बी और सी का कंबाइंड डेटा है कि यहां पर इनकी व्यूअरशिप इतनी निकल कर आ रही है। ठीक है, तो अब मैं क्या करके चलूंगा, 1 लाख को मैं कैसे सेग्रीगेट करके चलूं। भाई मुझे इसका तो ए का तो मिल गया 50,000, लेकिन बी और सी का कंबाइंड है 2 स्टेट का, तो मैं इसको किस आधार पर एलोकेट करूं, तो जनसंख्या के आधार पे कर लें। यस सर, तो 1 लाख था और बी और सी की जो जनसंख्या का रेशियो था वो भाई साहब यहां पर 9:1 का रेशियो था। तो 9:1 के रेशियो में मैंने टीआरपी को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एलोकेट कर दूंगा अपना, जो कि 90,000 और 10,000 आ जाएगी, यानी कि बी के अंदर व्यूअरशिप आ गई 90,000 और सी के अंदर व्यूअरशिप आ जाती है आपकी 10,000 की। फिर डी और ई का कंबाइंड डेटा है, इसकी टीआरपी कंबाइंड दे रखी है यहां पे, जो कि 50,000 है। अब कंबाइंड को कैसे तोड़ूं इसको, क्योंकि मुझे तो हर स्टेट की अलग अलग चाहिए। तो आइए इसका पॉपुलेशन रेशियो देख लेते हैं। डी और ई का जो निकल के आ रहा है भाई साहब आपका 4:1 का रेशियो यहां पर निकल कर आ रहा है। तो 4:1 के रेशियो में इसको डिवाइड कर दूंगा 50,000 को, जो कि 40,000 और 10,000 अपना निकल कर आ जाएगा। अब मेरे पास हर एक स्टेट की व्यूअरशिप यहां पर आ जाती है इंडिपेंडेंटली, और इसका जो रेशियो है वो मैं अपना 5, 9, 1, 4, 1 ऐसे करके निकाल देता हूं। अब मेरे पास जो पूरी वैल्यू निकल के आ रही थी वो 1 लाख रुपए की यहां पर आ रही थी मालिक, तो 1 लाख नहीं 10 लाख की, 10 लाख की वैल्यू थी। 10 लाख की वैल्यू को मैं इस प्रकार से यहां पर एलोकेट कर दूंगा, स्टेट वाइज ये एलोकेशन यहां पर करवा दिया जाएगा और अकॉर्डिंगली यहां पर जीएसटी लगा दिया जाएगा। अब ये जो पहला वाला है, जो तो आपका स्टेट ए का था ना, स्टेट ए के संबंध में ट्रांजैक्शन को इंट्रा ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि जो सप्लायर है उसकी लोकेशन भी यही थी, तो इसलिए यहां तो बन जाएगा आपका ये इंट्रा, और बाकी सबके लिए ट्रांजैक्शन आपकी इंटर स्टेट बना दी जाएगी। तो सबसे आसान क्वेश्चन आपका यही है कि आपने वैल्यू कैलकुलेट करना है और यहां पर अपना जीएसटी कैलकुलेट कर देना होगा, वैसे करके यहां पर बोल दिया जाता है मालिक। तो ये अपना सारा इन्होंने कर दिया है। तो हमने जो डिवाइड किया वो कैसे कैसे, 2.5 लाख, 4,50,000, फिर 50,000, 2 लाख और 50,000, वही इनका निकल के आएगा यहां पर 2.5 लाख, 50,000, नहीं 1 सेकेंड, 2.5 लाख, 4,50,000 और 50,000, देखो अरे आएगा वही, ये रहा 2.5 लाख, 4,50,000, 50,000, 2 लाख और 50,000, ये इनका फाइनली यहां पर निकल कर आ जाता है। और उसी के आधार पर हम जीएसटी कंपटीशन कर लेंगे। पहले वाले में इंट्रा है तो सीजीएसटी एसजीएसटी की बात होगी, और बाकी सब के अंदर आईजीएसटी यहां पे लगा दिया जाएगा, क्योंकि उनके स्टेट अलग यहां पर निकल कर आ रही हैं। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आपके जो क्वेश्चंस हैं यहां पर आकर मालिक कंप्लीट हो जाते हैं। इज इट ओके? और आपको बताना है कि चैप्टर पूर्णतः आपको समझ में आया या नहीं आया। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टाटा एंड लव यू, बाय बाय।